नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। 15 केंद्रीय मंत्रियों की हार मोदी की गारंटी का हाल बताने के लिए काफी है। आम चुनाव में भाजपा ने सिर्फ अपने दम पर बहुमत पाने से रह गई, बल्कि उसके 15 मंत्री भी चुनाव हार गए। भाजपा और मोदी अब सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के सहारे हैं। यह भाजपा का बहुत बुरा प्रदर्शन है। भाजपा ने 2014 में अपने दम पर 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें हासिल की थी। इस बार उसने 240 सीटें हासिल की है। अगर जेडीयू और टीडीपी का साथ भाजपा को न मिले तो भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकती। इस चुनाव में कौन कौन मंत्री हारे हैं उसके बारे में जानते हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सनसनी फैला दी थी, लेकिन स्मृति ने वो जीत विनम्रता से लेने की बजाय उल्टी सीधी बयानबाजी गांधी परिवार को लेकर शुरू कर दी। उसके बयान बड़बोलेपन की सीमा तक पहुंच गए। इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 मतों के अंतर से हरा दिया। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने 34,329 से अधिक वोटों से हराया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड के खूंटी निर्वाचन क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को 1,49,675 वोटों से हराया। मोदी सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी राजस्थान के बाड़मेर से तीसरे नंबर पर है। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जीते हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने 16,077 से अधिक वोटों से हराया। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक ने 24,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। केरल में चंद्रशेखर के अलावा भाजपा के एक अन्य मंत्री भी चुनाव हारे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन केरल के अंटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के खिलाफ 16,272 वोटों से हार गए। मायावती की बसपा यूपी की किन गलियों में खो गई? क्या फिर से खड़ा हो पाएगा हाथी? यूपी के नतीजों ने जहां पूरे देश को चौंकाया है, वहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को सबक सिखाया है। अयोध्या के मतदाता ने राम को लाने का दम भरने वालों को उनकी जगह बता दी है। लेकिन इन सब के बीच जिस जगह पर चर्चा नहीं हो रही है वो है बहुजन समाज पार्टी और मायावती की साख को भी यूपी में भारी धक्का लगा है। एक भी सीट इस बार नहीं मिली। यह भी कहा जा सकता है कि यूपी ने मायावती को खारिज कर दिया है। इतनी जबरदस्त चोट के बावजूद बसपा यूपी में 9.39% वोट पाने में सफल रही है। यानी मायावती अगर इंडिया गठबंधन में होती या सपा कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो ना उनका वोट बैंक सपा में खिसकता और कुछ सीटें भी मिल जाती। इतना ही नहीं, यूपी में इंडिया की सीटें और बढ़ जाती। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें पाने वाली बसपा इस मौके से चूक गई और अपनी साख खत्म कर ली। बसपा ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन किया था उसने इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को कम करने की उसकी कोशिश के रूप में सामने आया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का राज्य में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरना और कांग्रेस के साथ साझेदारी में बेहतर प्रदर्शन करना दर्शाता है कि मायावती या बसपा फैक्टर अपना चुनावी आकर्षण खो चुका है। बिहार में तेजस्वी लड़े तो खूब, लेकिन जीत नाकाफी रही। पिछले लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट होने वाले राजद ने इस बार 4 सीटें हासिल तो की, लेकिन 23 लोकसभा सीटों पर लड़ने के बाद यह परिणाम उसके लिए नाकाफी ही है। राजद के लिए संतोष की बात यह है कि उसका वोट प्रतिशत बेहतर हुआ है। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद जदयू का प्रदर्शन बहुत खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन उसने 12 सीट जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता को बरकरार रखा है। यह जरूर है कि पिछली बार जदयू को 16 लोकसभा सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन 4 सीट कम होने के बावजूद उसका महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें राष्ट्रीय स्तर पर कम हो गई हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शायद राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रदर्शन की तरह ही रहा है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और सभी जगह जीत हासिल कर अपने स्ट्राइक रेट 100% रखा था। इस बार भी भाजपा 17 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसने 12 सीटों पर ही कामयाबी हासिल की। भाजपा को जिन 5 सीटों पर घाटा उठाना पड़ा उसमें केंद्रीय मंत्री और आरा के सांसद RK सिंह की सीट भी शामिल है। इसके अलावा पाटलिपुत्र से अनुभवी रामकृपाल यादव की भी हार हुई। अब एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बराबर की स्थिति पर हैं। स्ट्राइक रेट के हिसाब से 100% प्रदर्शन करने वाली पार्टी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रही। कहने के लिए तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम का स्ट्राइक रेट भी 100% रहा, लेकिन ध्यान रहे कि वह अपनी पार्टी के अकेले उम्मीदवार थे। चिराग पासवान की यह कामयाबी इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी कि उनके पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पार्टी टूट गई थी और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया था, जबकि चिराग खुद किनारे लग गए थे। माना जा रहा है कि इसके बावजूद चिराग पासवान ने जिस तरह खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया, उसका अंततः उन्हें लाभ मिला। मोदी ने कहा, जनता ने एनडीए में तीसरी बार विश्वास जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव नतीजों को एनडीए सरकार में लोगों का भरोसा जताने वाला करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है और यह भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। चुनावी नतीजे साफ होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। पीएम ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। उन्होंने कहा, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। उन्होंने आगे कहा, 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं उसके सामने विनय भाव से नतमस्तक हूँ। मोदी ने कहा, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितना इस लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहूँगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपने पसीना बहाया, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। राहुल और खड़गे ने कहा, यह जनादेश मोदी अमित शाह के खिलाफ। कांग्रेस मंगलवार को चुनाव नतीजों से उत्साहित नजर आई। शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी और अमित शाह को सबक सिखा दिया है। यूपी के लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे में हालांकि भाजपा अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन उसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। अलबत्ता उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन भी दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में नई सरकार को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी है। हालांकि भाजपा आश्वस्त है कि उसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि बुधवार को इंडिया की पहली बैठक है, उसमें तमाम मुद्दों पर विचार होगा, जिसमें सरकार का गठन भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के लोगों ने देश की राजनीति और संविधान के खतरे को समझा और उन्होंने संविधान की रक्षा की। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक हम अपने गठबंधन सहयोगियों और उनके साथ गठबंधन करने जा रहे नए सहयोगी से बात नहीं करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि हम बहुमत कैसे बना सकते हैं। अगर मैं सारी रणनीतियों की बात यही करूँगा तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। मोदी वाराणसी में 1.5 लाख से जीते, राहुल रायबरेली में 3.89 लाख के अंतर से जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी सीट से करीब 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। इसके पहले जब अमित शाह को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव अभियान के दौरान वहां कैंप कर रहे थे तो दावा किया गया था कि वे जीत का अंतर 10 लाख वोट करने के प्रयास में हैं, लेकिन यह अंतर बहुत कम हो गया। बहरहाल पीएम मोदी की जीत पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता अजय राम ने कहा कि जीत कहाँ है। अजय राम ने कहा, जीत कहाँ है, सत्ता बस ट्रिपल इंजन है वाराणसी में। मेयर, उनका सभासद, उनके मुख्यमंत्री, उनका राज्यपाल, सब प्रचार कर रहे हैं। सबके प्रचार करने के बावजूद आज 1.5 लाख से जीते और 3 घंटे तक तो काशी की जनता ने उनको पीछे रखा था। काशी के लोगों ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 4.79 लाख वोटों के अंतर से हराया था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारी जीत की ओर अग्रसर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अंतर से आगे हैं। चुनाव आयोग के शाम 6:15 बजे के आंकड़ों के अनुसार राहुल 3,89,000 मतों से आगे हैं। राहुल को 6,86,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। 2004 से रायबरेली सीट पर काबिज सोनिया गांधी ने 2019 में दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ 1.67 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से बाहर होने का विकल्प चुना और राज्यसभा चली गई। इसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उनकी जगह ली। राहुल ने 2004 से 2019 तक अमेठी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। राहुल गांधी इस बार वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 3 लाख से ज़्यादा मतों से आगे हैं। अयोध्या हार गए, राम जीत गए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप। 500 साल पहले कबीर ने ये सीख दी थी। आज का रिजल्ट इसी अति का परिणाम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी के दिनों में जो कदम उठाए गए वह अतिवादी थे। एजेंसियों के ताबड़तोड़ छापों की बात हो या किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजने की, लोगों के मन में धारणा तो बनने लगी थी कि ऐसे में तो ये कुछ भी कर देंगे। भाजपा को सपोर्ट करने वाले भी कहने लगे थे यह ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की। यूपी के वोटर्स ने ज़्यादातर सीटों पर सबक सिखाया है। जिन्हें हरा दिया वहाँ तो स्पष्ट सबक है, लेकिन जो जीत गए हैं वहाँ भी पिछली बार से जीत का अंतर बहुत कम हो गया है। यानी यह संकेत दे दिया है कि खबरदार, जिता रहे हैं लेकिन आगे से ख्याल रखिएगा। इस हार में भाजपा नेताओं की हल्की भाषा और टीका टिप्पणी ने भी तड़का लगाया। अमेठी में स्मृति ईरानी का जो रवैया रहा, इसे कौन ठीक कहेगा। उन्होंने मंच से प्रियंका की नकल की। वोटर को शायद वह अच्छी नहीं लगी और उन्हें बुरी तरह हरा दिया। इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत ठीक हुई थी। लग रहा था भाजपा का विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और मोदी के व्यक्तित्व के दम पर वोट मांगेगी, लेकिन तीसरा चौथा चरण आते आते हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा होने लगी। अब बात अयोध्या की। भाजपा अयोध्या भी हार गई। इसे क्या कहेंगे। जिस अयोध्या के दम पर भाजपा ने पूरे देश में जीत की लकीर खींची थी, वहाँ भी हार झेलनी पड़ी। यह भी सबक है। संगठन को वोटरों ने बता दिया, हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी ने यहाँ तीसरी बार लल्लू सिंह को टिकट दिया था, जिनकी उम्मीदवारी का बहुत विरोध हो रहा था। भला हो मेरठ के वोटरों का शुरुआती झटके देने के बाद आखिर उन्होंने रामानंद सागर के राम को जिता दिया। यूपी में सत्ता का तो जैसे नया उदय हुआ है। यह इसीलिए कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार सबसे ज़्यादा सीटें और वोट शेयर मिला है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर अखिलेश की रैलियों में युवाओं का इतना हुड़दंग क्यों था। नीतीश कुमार बैठक के लिए दिल्ली रवाना। चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचेंगे। जेडीयू टीडीपी के बगैर एनडीए को बहुमत नहीं। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार लिया है। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इससे पहले अलायंस के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री के आवास पर शाम 4 बजे यह बैठक होगी। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पीएम ने कल दोनों को फोन कर बैठक में शामिल होने को कहा था। चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इसके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुबह 11 बजे पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं। नीतीश जिस फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं उसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी सवार हैं। तेजस्वी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यह बैठक शाम 6 बजे होगी। फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी का आमना सामना हुआ। नीतीश के अलावा एनडीए की बैठक में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म। लोकसभा चुनाव के साथ मंगलवार 4 जून को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। दोनों राज्यों में मौजूद सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथों से सत्ता निकल गई। बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। राज्य में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बना रही है। भाजपा ने किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। टीडीपी 175 से 135 सीटें जीती हैं। मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी 11 सीटों पर सिमट गई। आंध्र प्रदेश में 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगनमोहन रेड्डी 175 में से 151 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। राज्य में भाजपा ने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और एक्टर पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी के साथ गठबंधन किया। जगनमोहन के पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र में कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2004 और 2019 में वे लगातार दो बार राज्य के सीएम रहे थे। जगनमोहन ने भी अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था। वे 2009 में कांग्रेस से पहली बार सांसद चुने गए। हालांकि 2009 में हेलीकॉप्टर हादसे में पिता की मौत के बाद जगन ने 2010 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2011 में अपनी अलग पार्टी वाईएसआरसीपी बनाई। 2014 में उनकी पार्टी ने 67 सीटें जीती। 2019 में वाईएसआरसीपी ने 151 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाई। चुनाव से पहले ही विदेश दौरों को स्वीकार करने वाले नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं। अगर वे एक बार फिर से पीएम बनते हैं तो वे जवाहरलाल नेहरू के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे पीएम होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनॉथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में जीत पर बधाई दी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे ही विकास करता रहेगा। चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे दोस्त मोदी और एनडीए को शुभकामनाएं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर बधाई दी। दहल ने एक पोस्ट कर कहा कि एनडीए को दुनिया में सबसे बड़े चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बधाई।
भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को तीसरे कार्यकाल के जीत के लिए बधाई दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बीजेपी और पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं बीजेपी के गठबंधन एनडीए को चुनाव में जीत की बधाई देता हूं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।